नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों, आज आप सभी के सामने एक जबरदस्त टॉपिक विद्युत धारा और वोल्टेज को लेके आए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोस के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक विद्युत धारा एवं दोस्तों वोल्टेज। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा एवं अपना वोल्टेज, दोस्तों दोनों ही राशियां एक साथ चलने वाली हैं, इसलिए एक साथ ही दोनों को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा एवं वोल्टेज में सबसे पहले हम करंट को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, जो करंट होता है आखिरकार होता है क्या है, विद्युत धारा होती क्या है आखिरकार। चलिए तो दोस्तों इसको समझते हैं। परिभाषा के रूप में यदि आपने पढ़ी होगी तो पहली परिभाषा आपने पढ़ी होगी दोस्तों कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपका दोस्तों क्या कहलाता है, विद्युत धारा। यदि दोस्तों आपने सेकंड परिभाषा भी पढ़ी हो और देखी हो तो दोस्तों सेकंड परिभाषा होती है दोस्तों आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, अपने पास दो परिभाषाएं इसके सामने आती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिकल हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने होगा स्टेशन ए स्टेशन बी तक, मतलब ये एक दो जगह है जिनके बीच में एक वायर है अपना। और दोस्तों करंट होता क्या है जनरली कि यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों यहां आ जाए तो ये कहलाएगा आपका विद्युत धारा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स स्टेशन ए के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये स्टेशन बी पर आ जाए, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चल के स्टेशन बी पर आ जाए तो ये आपकी विद्युत धारा कहलाएगी, पहली परिभाषा। अब आपको दोस्तों आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, तो दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी जो पूरा आपके सामने जो भी कुछ है वो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये मार्कर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बोर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इंक जिससे लिख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर पूरी परिभाषा देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में दोस्तों क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो विद्युत धारा फ्लो नहीं होगी। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रवाहित हो रहे हैं तो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित कर रहे हैं तो ही आपका करंट प्रवाहित होगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो दोस्तों ये आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। जनरली क्या होता है दोस्तों, आपकी परमाणु की संरचना जब हम देखते हैं दोस्तों, परमाणु की जब संरचना देखते हैं तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, और बाहर की कक्षाओं में दोस्तों कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता रहता है। तो जो सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होता है वही आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अब आप समझ गए होंगे, बाकी इसकी पिछली क्लास में बता चुके हैं तो वहां आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है दोस्तों, जो परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। और दोस्तों यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में सब चीज में इलेक्ट्रॉन्स है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्यों है भाई, क्योंकि दोस्तों ये वायर किसका है, चालक है। चालक का मतलब या तो दोस्तों ये वायर चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, या फिर दोस्तों एल्यूमिनियम का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या मतलब कोई भी कंडक्टर वायर हो सकता है। तो जो भी कंडक्टर वायर होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इसका मतलब इस पूरे वायर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों ये अपनी अपनी जगह फिक्स बैठे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नहीं, सभी जगह है, इस पूरे वायर में ही है,
सब जगह इसमें वायर में इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं इधर धक्का दे दूं इस साइड से, तो ये पहले ये जो सबसे लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक। भाई ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक आएंगे दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ आना तो बाकी भी आगे खिसकते जाएंगे। एक चेन सीरीज है, तो पहले लास्ट वाला अगर फ्रंट में आएगा तो आगे वाले भी आगे पहुंच जाएंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह आपका विद्युत धारा कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई ठीक है, यहाँ तक सी समझ में आ गई कि कंडक्टर वायर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर सभी जगह मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा तो विद्युत धारा होगी, लेकिन ये यहाँ कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे आया, तो दोस्तों बस यही चीज समझनी है, वोल्टेज। तो दोस्तों वोल्टेज एक बल है। वोल्टेज क्या है दोस्तों, एक बल है, एक प्रकार का बल है जो दोस्तों क्या काम करता है, बल क्या काम करता है, बल ये इसके अंदर काम कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, ये वोल्टेज नामक बल, ठीक है, और यहां लेके आ रहा है। तो अब आप चीज समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह तो आपका विद्युत धारा होगा, और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करेगा वो बल कौन सा होगा आपका, वो वोल्टेज कहलाएगा। तो वोल्टेज और धारा दोनों चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आवेश का प्रवाह, दूसरी परिभाषा को भी देख लेते हैं, आवेश का प्रवाह। तो आवेश का प्रवाह देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस आवेश है ना, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है ये माइनस आवेश। तो दोस्तों ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ इसका आवेश भी तो चल रहा है, इसलिए कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहा जाता है। तो अब यहां से आपको दोस्तों दोनों डेफिनेशन अच्छे से कवर हो गई होगी। विद्युत धारा कभी मत भूलना, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, और किस तरीके से आपको याद रहेगा, तो ये छोटा सा एक डायग्राम मैंने बना के आपको बताया है, बाकी आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा शानदार डायग्राम। चलिए, तो इस तरीके से दोनों चीजें क्लियर। और वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करता है वो बल इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक लेके आएगा, वही आपका वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा और वोल्टेज को यहां से क्लियर कर चुके होंगे। अब बात करते हैं अपनी ओनली फॉर करंट, क्योंकि वोल्टेज का इतना ही काम है, वोल्टेज का कोई ज्यादा पर्पज नहीं है, सिर्फ वोल्टेज एक बल है जिसको हम वोल्टमीटर से नाप लेते हैं, और ये बल यहां से यहां तक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए काम आता है। चलिए, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी विद्युत धारा की। मेन आप क्योंकि वे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो विद्युत धारा बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाएगी। वोल्टेज यही खत्म है, वोल्टेज की परिभाषा आप अच्छे से याद रखना। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा को यदि हम देखें, विद्युत धारा को यदि हम देखें, विद्युत धारा होती क्या है, तो अभी पढ़ लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा होती है। लेकिन दोस्तों अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि करंट की आपसे दिशा भी पूछी जा सकती है, करंट की दिशा। भाई करंट की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है या माइनस से प्लस की ओर होती है, करंट की दिशा ज्ञात करते हैं। तो दिशा के बारे में बात करें दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा, तो देखिए जब स्टार्टिंग में जिस समय थेल्स जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने अपन को विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो थेल्स आए, थेल्स के बाद वोल्ट आए, और उसके बाद फेराडे आए। तो दोस्तों जब स्टार्टिंग था ना, उस समय क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं थी उस समय। जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं थी तो माइनस और प्लस का कुछ सिस्टम ही नहीं था। तो उस समय क्या समझते थे, इसको एक आप कहानी नुमा याद रखो। जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। देखिए अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कब तो प्लस से माइनस की ओर होगी और कब माइनस से प्लस की ओर होगी, मतलब आपको कंफर्म याद हो जाएगा। दो पर्सन है ए और बी। मान लीजिए दोस्तों ये बहुत धनी आदमी है, क्या है, धनी आदमी है, और ये है दोस्तों गरीब आदमी है, यानी इसके पास कुछ पैसे वैसे नहीं है। ये धनी आदमी है, इसने इसको दोस्तों क्या दिया, इसने कर्ज दिया। ठीक है दोस्तों, कर्ज दिया, इसने इसको कर्ज दिया। तो दोस्तों इसके पास तो पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, भाई ये तो इससे मानता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चढ़ जाएगा, यानी ये कर्ज दाता हो जाएगा। भाई ये तो कर्ज देगा ना किसी टाइम पे, ये चुकाएगा वापस, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं थी उस समय लोग क्या समझते थे, और जो थेल्स नामक वैज्ञानिक आए थे और वोल्टा जो आए थे, उन्होंने यही सोचा कि भाई विद्युत धारा होती क्या है। विद्युत धारा उन्होंने देखा कि भाई कोई भी चीज हो, आप मान लीजिए कोई भी चीज हो, अगर कोई चीज यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ आ रही है, तो मतलब इसके पास से इसके पास गई ना। तो उस समय ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव विद्युत धारा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तो खोज नहीं थी। लेकिन वो समझते थे कि एक स्थान से यहाँ से लाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने कहा कि लाइट यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है। पहले लाइट यहाँ थी, मैंने इस वायर के द्वारा यहाँ लेके आ गया, ये मेरा लैंप मान लीजिए, तो मैं लैंप में लेके आया कहां से, बैटरी से। उस समय इतना सोचा कि भाई बैटरी इसको दे रही है लैंप को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके पास बहुत कुछ है, देगा तभी तो जब इसके पास होगा, और ये लैंप इसको ले रहा है, इसलिए इसको ऋणात्मक कह दिया। तो इसको तो पॉजिटिव कह दिया, इसको नेगेटिव कह दिया। तो स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा की दिशा कैसी बताई गई दोस्तों, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। समझ गए होंगे चीज को कि उस समय क्या सोचा है कि भाई ये चीज इसको ये दे रहा है, ये बैटरी इसको दे रही है, तो बैटरी के पास कुछ है तो ये पॉजिटिव है, और ये ले रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, अब जब दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉन्स की खोजी, तो फर्स्ट समय आपको पता लग गया होगा कि स्टार्टिंग में करंट का जो डायरेक्शन था वो प्लस से माइनस माना गया था। लेकिन जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई तो एक अलग ही क्रांति हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई तो पूरा सेटअप ही गड़बड़ा गया कि भाई क्या हुआ। मान लीजिए वापस इसी को इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है दोस्तों, हमें ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि पहले तो चलो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये स्टार्टिंग के समय था। कब था, स्टार्टिंग के समय था। ये चीज आपको याद रखनी है, और कैसे समझा मैंने वो समझा दिया आपको। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जब खोज हुई तो दोस्तों क्या समझा गया कि भाई ये इसको दे रहा है। ये आपको पता है कि ये तो है, मान लीजिए ये पॉजिटिव था क्योंकि ये इसको दे रहा है, दे रहा है, मान लिया। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और मैं इस चीज को कैसे समझाऊं आपको कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए था, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके पास बहुत कुछ है, ये इसको दे रहा है नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों ये तो फर्स्ट को समझने के लिए, सेकंड थॉट जब समझोगे तो ये होशियार था, पहले से समझदार इंसान था। इसने क्या किया, ये बी, मतलब मान लो बी तो यहाँ पे है ना, सी डी ई, इतने सारे लोगों से क्या हुआ दोस्तों, कर्ज ले लिया। इसने क्या हुआ, इससे भी कर्ज लिया, इससे भी कर्ज लिया। तो ये हिडन में रखा है, ये समझने के लिए है, ये हिडन में है। इन सबसे कर्ज लिया और ये बन गया दोस्तों पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास भाई काफी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन आप समझ रहे हो कि इसने सबसे लिया है, इसलिए ये पॉजिटिव दिखा तो रहा है, लेकिन ये जैसे स्टार्टिंग में पॉजिटिव दिखा रहे थे ना, तो पॉजिटिव तो है, लेकिन दोस्तों इसने सबसे लिया है, इसलिए ये धनी व्यक्ति बना है। इसलिए हम कहेंगे कि ये है तो कर्ज दाता ही ना, फिर भी कर्ज तो वापस चुकाएगा ना उनका। लेकिन इसने क्या हुआ, ये भी होशियार था, इसने क्या किया, इन सबसे लिया और इसको दे दिया। तो स्टार्टिंग वाली भी सेट हो रही है कि यार इसके पास है। भाई हमें क्या था दोस्तों कि हमें समझना क्या है कि हमें जो स्टार्टिंग वाली दी थी ना पॉजिटिव से नेगेटिव, उसको भी अवधारणा को खत्म नहीं करना है। वो अवधारणा भी मानी गई, लेकिन उसको समझाने का तरीका अलग हो गया। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, इसके पास है, इसने दे दिया, तो ये तो सेट हो गई पहली वाली। लेकिन क्या हुआ, इसने इससे लिया था इसलिए इसको नेगेटिव कहेंगे। और ये यहाँ पर आप सी, मान लीजिए सी ले लेते हैं क्योंकि सी से इसने लिया था यहाँ पे, अब ये वापस सी को ही दे रहा है, तो भाई ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसने इसको पहले दिया था। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और सिंपल भाषा में समझना है दोस्तों कि स्टार्टिंग के समय हमारी करंट की डायरेक्शन कैसी थी, प्लस से माइनस की ओर, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो दोस्तों अभी ये चल रही है। अभी के समय में आपके पास क्या है,
अभी के समय में आप क्या है दोस्तों, आपका माइनस टू प्लस, यानी माइनस से यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर है। तो फाइनली आपको दोस्तों कुछ नहीं, इसमें ज्यादा अगर समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको और अच्छे से, ये याद रखने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अभी के लिए देखिए, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो दोस्तों सिंपल सी चीज है कि स्टार्टिंग के समय प्लस से माइनस माना गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, बाद में इलेक्ट्रॉन्स की खोज भी पता लगा, उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, देन बोल दिया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है। चलिए, तो दोस्तों अभी ये आपको इसकी डायरेक्शन भी समझ में आ गई होगी। बाकी अब देखिए, अगर बात करें विद्युत धारा की और वोल्टेज दोनों की, डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो वोल्टेज हुआ, ठीक है दोस्तों, और एक अपना करंट हुआ। इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं, हाँ, ये देखो वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो वापस क्विक रिवीजन करते हैं। विद्युत धारा किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? विद्युत धारा। या एक परिभाषा और थी, उसमें क्या था दोस्तों? आवेश प्रवाह की दर। अगर वोल्टेज कहें तो वह बल जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करता है। ठीक है, वह बल जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करता है किसी कंडक्टर में से। देन दोस्तों अगर बात करें विद्युत धारा का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो प्रतीक आपको ध्यान रखना है, इसको आई से डिनोट करते हैं। वोल्टेज को दोस्तों कैपिटल वी से, तो ये भी इनके ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल आई। प्रतीक चिन्ह क्या है? कैपिटल वी। अगर दोस्तों मात्रक की यदि बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि इधर बात करें मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों वोल्ट नामक वैज्ञानिक के हिसाब से इसका मात्रक रखा गया है, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट है दोस्तों। और एम्पियर को दोस्तों डिनोट किससे करते हैं? तो कैपिटल ए से करते हैं। वोल्ट को दोस्तों कैपिटल वी से कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा इजीली। बाकी अगर इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, अभी मान लीजिए इसमें एक एम्पियर की वैल्यू और होता है दोस्तों। एक एम्पियर में कितने, भाई आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा होता है, उसको नापा किस में जाता है? एम्पियर में। तो भाई कह सकते हैं कि एक एम्पियर में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.28 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.28 यानी 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इतने ही होंगे। वोल्टेज तो बल है, तो बल को अपनी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद और क्या समझ सकते हो आप इसमें से? करंट की डायरेक्शन आपको पता ही लगी। स्टार्टिंग के समय दोस्तों, स्टार्टिंग के समय तो क्या था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अभी के समय में दोस्तों क्या है? तो अभी के समय में दोस्तों नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर और बात की जाए, हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का जरूर आप ये ध्यान रखना। एक बॉक्स बना देता हूं, और नोट रखने लायक चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश पूछा जाता है दोस्तों। कह रहे हैं ना, ऋणावेश तो है, लेकिन कितना आवेश है? तो एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होगा दोस्तों, वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है दोस्तों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 19 कूलम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, बहुत जरूरी है।
ये इलेक्ट्रॉन्स का है, और प्रोटॉन का पूछे तो दोस्तों यहाँ प्लस को प्लस कर देना, माइनस की जगह, बस सेम है बाकी। तो ये चीजें आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फेज मैंने लिख दिया, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह या आवेश का प्रवाह, दोनों परिभाषा याद रखनी है। मात्रक एम्पियर ए से डिनोट किया जा सकता है एम्पियर को। एक एम्पियर में 6.28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टार्टिंग में इसकी करंट की जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। अभी क्या है दोस्तों, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। वोल्टेज दोस्तों वह बल जो किसको करे, इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करे, वो वोल्टेज कहलाता है। मात्रक इसका वोल्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। आपको ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। चलिए, अब देखते हैं दोस्तों, हम विद्युत धारा पे आ जाते हैं, और अब विद्युत धारा के प्रकार देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के प्रकार आपको आपने पढ़े होंगे। एक अल्टरनेटिंग करंट एसी होता है, एक डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी, फुल फॉर्म तो हो गई। अब देखिए, हिंदी में कहेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा, और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो दिष्ट धारा। सॉरी, हिंदी में कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं एक सिंबल बनाऊंगा, उसी से हम परिभाषा निकालेंगे। सिंबल ये है दोस्तों इसका। ठीक है, ये सबने देखा होगा आराम से, इसका सिंबल ये है। तो देखिए दोस्तों, इसका मान और दिशा बार बार चेंज हो रही है। मान लीजिए आपका दोस्तों यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग जीरो से हो जाती है, बिल्कुल मिड पॉइंट में जीरो रहेगा। जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, मतलब मैक्सिमम मान तीन रहेगा, फिर वापस नीचे आएगा, इधर नेगेटिव में आ जाएगा, -1 -2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मान बार बार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी ऊपर और नीचे हो रही है। तो दोस्तों, वह धारा, ठीक है, वह राशि लिख लेता हूं मैं, है ना। वह राशि जिसका मान व दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहें। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह राशि जिसका मान व दिशा, वह राशि जिसका मान व दिशा दोनों समय के अनुसार चेंज होते रहे। अब यहां पर देखें तो कोई चेंज आ रहा है क्या, सिंपल डायरेक्शन में है। तो वह राशि जिसका मान व दिशा दोनों ही दोस्तों क्या रहे, नियत रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की ये तो परिभाषाएं होती है, और परिभाषाएं इसके सिंबल से इजीली समझ में भी आ जाएंगी। इसमें डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, मान भी चेंज हो रहा है, तो दोनों बदलते रहे। इसमें दोस्तों क्या है, दोनों स्थिर रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, और इसके बारे में वैसे तो हमने वीडियो डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट में आधी चक्र तो प्लस और माइनस, मतलब ये प्लस माइनस में चलती है, और ये ओनली एक ही फेज में चलती है, ये चेंज नहीं होती है बार बार। ठीक है दोस्तों, तो अल्टरनेटिंग करंट किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों अल्टरनेटर, किससे, अल्टरनेटर से। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कहा जाए तो ट्रांसफार्मर भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर से सिर्फ हम उसको चेंज करते हैं। तो मेनली आप अल्टरनेटर लिखेंगे या ऑसिलेटर लिख देंगे। इसके अलावा अगर डीसी की यदि बात की जाए तो दोस्तों बैटरी से प्राप्त किया जा सकता है। जो बैटरी से करंट मिलता है दोस्तों, वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। यदि आपका जनरेटर होता है, जनरेटर, ठीक है दोस्तों, तो डीसी जनरेटर से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। सेल से भी प्राप्त किया जा सकता है, और सेल बैटरी कुछ सेम ही होते हैं। तो इस प्रकार ये डीसी करंट हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा इनका यूज देखते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इनका यूज, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। चलिए तो दोस्तों देखते हैं इसके बाद इनके यूज कि अल्टरनेटिव करंट, भाई दो दो करंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आवश्यकता चलो मान लीजिए बन भी गए तो उनकी अलग अलग क्या क्या यूज हैं। तो देखिए दोस्तों अल्टरनेटिव करंट का जो सबसे मेन यूज होता है वो आप देखते होंगे दोस्तों, प्रकाश व्यवस्था है ना, हमारे प्रकाश व्यवस्था में होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि देखें तो दोस्तों शीतलन प्रणाली यानी जो ठंडा करने वाली चीज है उसमें भी, शीतलन प्रणाली में भी होता है। जैसे आपने एसी फ्रिज वगैरह जो होते हैं वो। तो इसके अलावा देखिए दोस्तों इसका मान, जो इसकी खूबियत है वो क्या है, इसको 33 केवी तक हम बढ़ा सकते हैं, 33 केवी तक पैदा कर सकते हैं। ठीक है, 33 केवी तक इसको हम पैदा कर सकते हैं। इधर यदि देखा जाए तो दोस्तों डीसी का काम क्या होता है, तो डीसी का सबसे मेन काम होता है कि बैटरी को चार्ज किया जा सकता है दोस्तों। किसको? बैटरी को चार्ज करना होता है। हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम सोचते हैं हम तो एसी प्लग में देते हैं, लेकिन दोस्तों जो अडेप्टर होता है उसके अंदर ये एसी टू डीसी बनने का सर्किट कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो धातुओं का शोधन किया जा सकता है। धातु शोधन, धातु शोधन का मतलब कई मिक्स धातुएं होती है उसमें से किसी एक धातु को निकालना। जैसे सोना सबके साथ मिक्स होता है, सोना चांदी लोहा उसमें सब मिक्स है, आपको उसमें से सोना निकालना है तो उसको अलग से निकालना धातु शोधन कहलाता है, जो डीसी करंट के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये लोहे का है, इसके ऊपर मुझे मान लीजिए सोने की परत चढ़ानी है, नहीं चढ़वा लेते कई बार, चांदी के ऊपर गोल्ड की चढ़वा लो, किसी की भी किसी दूसरी धातु की, मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़वाना क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। धातु शोधन समझ गए कि उसको अलग से निकालना, चार्जिंग का आपको पता ही है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत काम होते हैं, जैसे आर्क लैंप होता है अपना, आर्क लैंप, आर्क लैंप बोल दीजिए, आर्क वेल्डिंग भी होती है दोस्तों। जैसे आर्क लैंप जो होता है, जो अपना प्रोजेक्टर देखा होगा आपने जिससे बूढ़े पर्दा बन जाता है, तो प्रोजेक्टर में जो लैंप होता है दोस्तों वो आर्क लैंप होता है, उसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। और जो आर्क वेल्डिंग होती है, जो वेल्डिंग होती है ना, उसके अंदर भी दोस्तों किसकी, डीसी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इनके काफी यूज है। अगर दोस्तों एसी की और बात की जाए तो दोस्तों प्रकाश व्यवस्था हो ही गई, शीतलन प्रणाली हो गई। इसके अलावा 33 केवी तक इसको उत्पादन किया जा सकता है। इसका उत्पादन दोस्तों आपको पता होना चाहिए 750 केवी, सॉरी 650 वोल्टेज तक ही किया जाता है। और देखिए आप मैक्सिमम जो इसका पारेषण है, देखिए दोस्तों पारेषण में यही सप्लाई इंपॉर्टेंट होती है, इसका कभी भी पारेषण नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है, तो ये पारेषण में भी इजीली हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए, वैसे तो इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ अलग से, लेकिन फिर भी एक बार मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना वो था धारा, विद्युत धारा को और वोल्टेज को समझना, जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह और वोल्टेज होता है दोस्तों उस इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को कराने के लिए लगाया गया बल। तो देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नया टॉपिक लाएंगे। यदि वीडियो पसंद आता रहे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ऐसे शानदार शानदार वीडियोस के लिए।